वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 5 अगस्त 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एस्ट्रो बी के बारे में है। फॉर द फर्स्ट टाइम 2 एस्ट्रो बी रोबोट्स को काम पे लगा दिया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। दोनों ने इंसानों के साथ में मिलकर काम किया। ये एक बॉक्स के साइज के हैं, उड़ते रहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और बहुत सारा काम भी करते हैं। देखने में कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे 3 बनाए गए हैं। 2 को अभी काम पे लगा दिया गया है। इसके पहले 1 को लगाया गया था, अभी 2 को लगा दिया गया। एक अभी बचा हुआ है, उसको भी काम पे लगा देंगे जल्दी ही। यहां पर देखिए, एस्ट्रो बी को नासा ने फ्री फ्लाइंग रोबोटिक सिस्टम के तौर पे डेवलप किया है। छोटे छोटे काम कर देगा ये। जैसे किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो चला जाएगा लेके। कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कर रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट कर लेगा, क्योंकि इसके पास इनबिल्ट कैमराज हैं। रिकॉर्डिंग करता रहेगा। साथ ही अगर किसी कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, स्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें भी हेल्प कर देगा। कई सारे काम करेगा। और चूंकि माइक्रोग्रेविटी होती है, बहुत ही थोड़ी सी ग्रेविटी जनरेट की जाती है वहाँ पे, तो उसमें ये आसानी से उड़ता रहता है और अपना काम करता रहता है। इसमें एक सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है जो रिसर्च प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। इसकी मदद से ये माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी वहाँ पे कंडक्ट कर लेगा और इससे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। 3 बनाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। एक का नाम है हनी, दूसरे का क्वीन और तीसरे का बम्बल, जिनमें से 2 को काम पे लगा दिया गया है, एक बचा हुआ है। इनका जो साइज है वो 12.5 इंचेस का है और ये क्यूब के साइज में है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। 3 रोबोट्स हैं जो खुद को प्रोपेल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फैंस की मदद से, और उसी की मदद से ये माइक्रोग्रेविटी के एनवायरमेंट में, थोड़ी सी ग्रेविटी होती है उसमें, उड़ते रहेंगे। आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। इनमें कैमरा लगे होंगे उनकी मदद से, और सेंसर्स लगे होंगे, उनका भी ये इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर चार्जिंग कम हुई तो इनको पता चल जाएगा, खुद ही जाके डॉक कर लेंगे खुद को और चार्जिंग पे लगा देंगे। बढ़िया सिस्टम है ना। यहाँ पे देखिए, ये सीखेंगे, नॉलेज एक्वायर करेंगे। उसके पहले वहाँ पे कुछ रोबोट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिनको स्फीयर्स रोबोट कहा जाता है। स्फीयर्स का यहाँ पे फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज्ड पोजीशन होल्ड इंगेज रीओरिएंट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। तो ये जो रोबोट्स ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये जो एस्ट्रो बी है ये उनके साथ काम करेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन लेकर चीज़ों को सीखेंगे। एक बार ये सीख जाएंगे तो धीमे धीमे ये स्फीयर्स को रिप्लेस कर देंगे और पूरी तरीके से सारा काम संभाल लेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट एस्ट्रो बी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के एक हिस्से के रूप में सरकार ने यह फैसला किया है कि वो फर्टिलाइजर कंपनीज को सपोर्ट करेंगे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, ताकि इनकी सप्लाई बढ़ती रहे। डाई अमोनियम फॉस्फेट NH4 2HPO4 ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है। काफ़ी प्रेफर किया जाता है। इसे इसलिए भी प्रेफर किया जाता है बिकॉज अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ना केवल जो प्लांट्स हैं उनको फॉस्फोरस मिल जाता है, बल्कि नाइट्रोजन भी मिल जाता है, क्योंकि इस फर्टिलाइजर में 18% नाइट्रोजन भी होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये लगभग ये जो फॉस्फोरस है, बेसिकली डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये 18 इसेंशियल प्लांट्स के लिए, उनके न्यूट्रिएंट के लिए ज़रूरी होता है। तो बहुत ही कॉमन फर्टिलाइजर है जो इस्तेमाल करते हैं। जो DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसे आप शॉर्ट में डैप बोल सकते हो, DAP बोल सकते हो। ये अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड को रिएक्ट करवाकर फर्टिलाइजर प्लांट में एक कंट्रोल्ड कंडीशन में तैयार किया जाता है। तो ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों का एक अच्छा सोर्स बन जाता है प्लांट्स के लिए। इसके कई सारे इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये हाईली सोल्यूबल है, तो सॉइल इसे बहुत आसानी से ग्रैब कर लेती है और अपनी नीड्स को पूरा कर लेती है। दूसरा ये है कि इसको इस्तेमाल करते वक्त हमें सीडलिंग डैमेज पर ध्यान रखना होता है। आपने जस्ट बीज बिखेरे हैं या फिर जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो जस्ट जर्मिनेट ही हो रहे हैं, वहाँ पर अगर आप ये फॉस्फेट डाल देंगे तो फिर उनको नुकसान हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना होगा कि जो नए बीज हैं या फिर जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उन पर ये ना पड़े। जो डैप है, इसके कई सारे और इस्तेमाल हो सकते हैं। ये फायर रिटार्डेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इनसे आग भी बुझाई जा सकती है। तो जब कहीं पर फॉरेस्ट में आग वगैरह लग जाती है तो फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो आग बुझ जाती है, और दूसरा, आग जब बुझ जाती है तो उसके बाद जो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये डाई अमोनियम फॉस्फेट जो लैंड है उसको एक न्यूट्रिएंट दे देता है, तो आसानी से वहाँ पर अगेन जो वेजिटेशन है वो आ जाता है। जो डैप है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मेटल की फिनिशिंग में। तो काफ़ी मल्टीपल यूज़ किए जाते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी के बारे में है। ये कर्नाटका में है। हाल ही में इसे रामसार साइट डिक्लेयर किया गया है। एट द सेम टाइम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस इसको मिल जाता है। इसे पक्षी काशी के नाम से भी पुकारते हैं। श्रीरंगपट्टनम में है, जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ पर। ये जो रिवर कावेरी है
उसके जो आइलैंड्स हैं उन्हीं के पास में है, इसीलिए अच्छा सा एग्जाम्पल है रिवरीन इकोसिस्टम का, जो कि कावेरी नदी का पानी है, उससे यहाँ पर वाटर का सोर्स मिल जाता है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। 1940 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसे जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे डॉक्टर सलीम अली, उनके कहने पर एक सेंचुरी के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, पूरे साल लगभग 23 से 29 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो बना रहता है। जब बारिश का मौसम आता है, साउथ वेस्ट मानसून वहाँ पे जाता है, तो हैवी से बहुत हैवी रेनफॉल वहाँ पर होती है, तो जगह जगह पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत फ्लडिंग भी होती है जो रिपोर्ट की जाती है। बाकी इन जनरल जो मौसम है वो वहाँ पर अच्छा बना रहता है। सिग्निफिकेंस की बात यह है कि दुनिया में जो भी पॉपुलेशन स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स की पाई जाती है, उसका 1% पॉपुलेशन आपको इसी बर्ड सेंचुरी में मिल जाएगा। लगभग 17,000 जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट में हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे पेंटेड स्टॉक्स और मगर क्रोकोडाइल्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारी प्रजातियाँ फिशेस की मिल जाएंगी। 6 आइलैंड्स जिसके आसपास का ये पूरा एरिया है, ये रामसर साइट हाल में डिक्लेयर किया गया। तो ये तो पूरा मामला हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में है। विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल ने अभी हाल ही में अपनी शपथ ली है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पे, और इन्हें ये शपथ दिलवाई गई है हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में। देखिए, इस संस्था की बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक रेजोल्यूशन के माध्यम से 1964 में बनाया गया था। इस लिहाज से ये ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और ना ही स्टैच्यूटरी बॉडी थी। इसको बनाने के लिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो संथानम कमेटी के द्वारा दी गई थी। ये एपेक्स बॉडी थी जो करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए तैयार की गई। इसका काम था कि जो भी काम चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, उस पर विजिलेंस रखना, देख रेख करते रहना कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, करप्शन तो नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट ने इसके लिए 2003 में एक कानून बनाया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, CVC एक्ट, और उसके माध्यम से इसे स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती, सीधे पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अपनी रिपोर्ट भी ये प्रेसिडेंट को ही सौंपते हैं और बाद में प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे देते हैं। इनके फंक्शंस की बात करें तो ये सुपरिंटेंडेंस एक्सरसाइज करते हैं, सुपरवाइज करते रहते हैं CBI की जो भी फंक्शनिंग है, बिकॉज इनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत काम करने की। तो करप्शन का कोई मामला अगर आता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक थोड़ा स्पेसिफिक बात है जिसको लेकर CVC को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इनके पास अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं होती। अगर इन्हें इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो ये CBI के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ और जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IB वगैरह हैं, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो जब CBI के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो ये किसी और एजेंसी को लगा देते हैं, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। जबकि CBI अपने आप में काफ़ी इंडिपेंडेंट है, उनके पास अपनी इन्वेस्टिगेशन विंग होती है, उनको अधिकार मिलते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। तो ये बात कही जाती है कि CVC के पास अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन विंग होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, थोड़ा और इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें। कॉम्पोजिशन में मल्टी मेंबर कमीशन है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 मेंबर होते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? देखिए, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट करते हैं। उस कमेटी में एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरे यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वो भी होते हैं। कई बार होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन LOP बनने के लिए उस पार्टी के पास कम से कम 10% सीट्स होनी चाहिए लोकसभा में। अगर वो नहीं है तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन बन नहीं पाते। इन दैट केस जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी लोकसभा में, उसके लीडर को चुन लिया जाएगा इस कमेटी में। इनका जो टर्म होता है वो या तो 4 साल का होगा या 65 ईयर्स, जो भी पहले पूरा हो जाए। बहुत ही कम संस्थाएं हैं, अक्सर जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, 6 साल का होता है। यहाँ पे CVC है जिसका 4 साल का होता है। इन्हें रिमूव करने की कई सारी कंडीशंस हैं जिसमें प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। ग्राउंड्स हो सकते हैं बैंकरप्सी, वो अनसाउंड माइंड के हों, उनका बॉडी एंड माइंड अच्छे से काम ना कर रहा हो, इन्हें किसी क्राइम के लिए जेल की सजा हो गई हो, या उन्होंने कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले लिया हो, या कोई और फाइनेंशियल इंटरेस्ट वो अटेन कर रहे हो जिससे उनका जजमेंट प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर भी, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है वो इंक्वायरी में गिल्टी पाए गए प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के, तो भी उनको पद से हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे मिसबिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया हो। मिसबिहेवियर का मतलब ये है कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उसको अच्छे से परफॉर्म ना कर रहे हों। और इनकैपेसिटी का मतलब ये है कि किसी कारणवश वो उन जो जजमेंट्स हैं या जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको करने में कैपेबल ही ना हो, अपना काम करने में सक्षम ना हो, जो उनके पास रिपोर्ट्स आ रही है इन्वेस्टिगेशन की। बाकी अगर वो चाहें तो प्रेसिडेंट को रिजाइन भी कर सकते हैं बाय राइटिंग। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अपडेटेड क्लाइमेट प्लेज के बारे में है। इंडिया ने अभी हाल ही में अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि NDC को अपडेट कर दिया है। अब इसके लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडिया का NDC पहले क्या था, फिर देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जहां पे सभी कंट्रीज से कहा गया कि आप प्लेज लीजिए कि आप कितना
कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए। फर्दर ये भी कहा गया कि आप हर 5 साल पे अपनी प्लेज को अपडेट करेंगे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए। तो इंडिया ने अपनी प्लेज ली थी 2015 में, जिसमें इंडिया ने 3 प्लेज ली थी। पहला तो ये था कि जो हमारा एमिशन इंटेंसिटी है उसे इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में हम 35% तक कम कर देंगे 2005 के लेवल पे। दूसरा कि जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर है जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं वो हम 40% तक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से बनाने लग जाएंगे 2030 तक। और तीसरा ये था कि कार्बन सिंक हम क्रिएट करेंगे 2.5 से 3 गीगाटन का, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकें। इसके लिए हम जंगल तैयार करेंगे और ट्री कवर एनहेंस करेंगे। तो ये 3 प्लेज हमने लिया था। अभी हमने अपडेट क्या किया, हमने बोला कि जो एमिशन इंटेंसिटी हम रिड्यूस करने वाले थे 33 से 35%, उसे अब हम 45% तक कम करेंगे 2005 के लेवल पे। दूसरा टारगेट भी हमने बढ़ा दिया, जहां पे हम जो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से 40% करने वाले थे, उसे भी हमने बढ़ा के 50% कर दिया है। इसके अलावा हमने एक और नया टारगेट ऐड किया है, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हम प्रयास करेंगे कि लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो जिससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी, उसके 1 साल बाद 2016 में यूपीएससी ने इस पे प्रश्न पूछा था। पहला स्टेटमेंट ये था कि इसे सभी यूएन मेंबर्स ने साइन किया, 2017 से इफेक्टिव होगा। दूसरा कि इसमें हमने प्लेज किया है कि ग्लोबल टेम्परेचर हम 1.52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाने देंगे, कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोकें। और तीसरा ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए $1000 बिलियन कमिट किए हैं 2020 के बाद। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट था और दूसरा भी इनकरेक्ट था। यहाँ पे दूसरा तो सही है, तीसरा इनकरेक्ट था। तो बी टू ओनली वाज द आंसर। रिवीजन कर लेते हैं। एस्ट्रो बी एंटी टैंक मिसाइल है। अब बी लिखा हुआ है, बी का मतलब मधुमक्खी होता है, तो यहाँ पे कैसे ये टैंक मिसाइल बन जाएगा? नाम से ही समझ में आ रहा है कि गलत है। छोटा सा एक रोबोट है ये। डाई अमोनियम फॉस्फेट प्रिफर्ड फर्टिलाइजर है इंडिया में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों होता है, सही बात है। रंगनाथित्तो बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, बिल्कुल गलत है। कर्नाटका में है, तो ये तो गलत हो गया। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इनका टर्म 6 साल का होता है, पहले गलत मिल गया। अभी तो बताया था 4 साल का होता है ना। तो ये यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिविजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।